नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आई.एस. राठौड़ और हम आज देख रहे हैं जो टॉपिक है वो महाराणा प्रताप। दोस्तों, सबसे पहले तो आज महाराणा प्रताप जयंती है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो देखिए विस्तृत अध्ययन करेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, इनकी जीवनी, इनका जो राज्याभिषेक है, इनके जो युद्ध हुए वो पूरा विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इनका जो जन्म होता है वो है 9 मई 1540 ईस्वी, और 9 मई 1540 ईस्वी, जो कि 9 मई यानी कि आज ही के दिन। और जो हिंदू कैलेंडर चलता है विक्रम संवत वाला, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म माना जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। तो जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है वो हल्दी घाटी के अंदर, तो वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो इनके जन्म की बात हुई। अब बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। तो महाराणा उदय सिंह जो है वो इनके पिताजी हैं, और उदय सिंह जी की आप देखेंगे यहाँ पे, अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो जैसे कि 3 पत्नियां हैं, जो मुख्य मुख्य पुत्र हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और तो जो इनके माताजी हैं वो हैं जयवंता बाई, जो कि अखेराज सोनगरा की पुत्री है, अखेराज सोनगरा पाली इनकी पुत्री है। और जयवंता बाई और महाराणा जो उदय सिंह है उनके पुत्र हैं प्रताप। महाराणा प्रताप जो है उनकी माताजी का नाम है जयवंता बाई, और महाराणा उदय सिंह पिताजी। अब एक और आते हैं शक्ति सिंह के बारे में हम बात करेंगे। तो शक्ति सिंह जो है वो सज्जाबाई सोलंकी है, उनके पुत्र हैं। और एक और है जो रानी धीरबाई भटियाणी, और धीरबाई भटियाणी जो है इनके पुत्र हैं जगमाल सिंह। जगमाल है वो है धीरबाई भटियाणी के पुत्र, और महाराणा प्रताप जो है वो है जयवंता बाई इनके पुत्र हैं। तो ये आप ध्यान रखें। महाराणा उदय सिंह का जो विशेष प्रेम होता है वो है धीरबाई भटियाणी की तरफ, यानी इनका जो झुकाव होता है वो धीरबाई भटियाणी की तरफ होता है। तो ये जगमाल को ही उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि वो इनके इन्फ्लुएंस में, इनके प्रभाव में रहते हैं, धीरबाई के प्रभाव में रहते हैं। तो ये जगमाल को जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं। अब देखते हैं इनका जन्म कहाँ होता है। तो जन्म होता है कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ के, जैसे मान लीजिए एक दुर्ग है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर फिर कटारगढ़ है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ऊपर देखते हैं तो पगड़ी गिर जाती है। और जब हम पढ़ेंगे और जब ये दुर्ग निर्माण होता है और इसके बारे में, तो उसमें अपन बात करेंगे ज़्यादा। तो कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, कटारगढ़ के अंदर बादल महल, जिसमें जूना कचहरी करके जगह है। तो यहाँ पे इनका जन्म माना गया है। यानी आप देखिए, सबसे पहले कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर फिर एक जो छोटा दुर्ग है तो वो है कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर बादल महल, और बादल महल के अंदर जूना कचहरी करके स्थान है, तो उसमें इनका जन्म माना जाता है। जूना कचहरी, कचहरी जो होती है उसके अंदर। अब इनके जो बचपन का नाम था वो था कीका या कूका। कीका जो है, ये जो भील समाज है वो इनको कीका या कूका के नाम से ही जानता या पुकारता था। इसका मतलब होता है कि एक छोटा जो बच्चा है उसका सूचक है, मतलब एक छोटे बच्चे का जो नाम होता है वो, या एक जो पहाड़ी बच्चा होता है उसको इस तरीके से संबोधित करते हैं। तो कीका नाम इनके बचपन का था, और फिर इनका जो वास्तविक नाम था वो था प्रताप सिंह। तो ये थी मुख्य मुख्य जानकारी इनके माता पिता के बारे में, इनके जो जन्म सन है उसके बारे में, और इनका जो बचपन का नाम है वो, और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान के बारे में। जन्म स्थान देख लीजिए आप एक बार और, जूना कचहरी, बादल महल, कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ के अंदर आता है, उसमें इनका जन्म है ये। और इनकी माताजी जयवंता बाई, और इनके जो नाना जी है वो हैं अखिराज सोनगरा, यानी कि अखिराज सोनगरा की पुत्री है जयवंता बाई, और महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं आगे
देखिए दोस्तों, महाराणा उदय सिंह जी की जो मृत्यु है वो 1572 ईस्वी में गोगुंदा के अंदर हो जाती है, फरवरी 1572 में। 1572 में जैसे ही इनकी मृत्यु होती है 28 फरवरी को, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो जगमाल है, जगमाल वहाँ पे विद्यमान नहीं रहे गोगुंदा में, तो जगमाल को जो धीरबाई है वो चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ तो पहले ही चला जाता है, चित्तौड़ में तीसरा शाखा हो जाता है और वहाँ पे आधिपत्य अकबर का हो जाता है। तो जो जगमाल का धीरबाई राज्याभिषेक करना शुरू कर देती, प्रारंभ करवा देती है, जबकि जो महाराणा प्रताप है वो महाराणा प्रताप इनके अंतिम संस्कार में वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अंतिम संस्कार जो होता है महाराणा प्रताप का, वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वो पहले से ही जगमाल का राज्याभिषेक करवा देती है। इनका जो अंतिम जो संस्कार होता है वो गोगुंदा में, जो उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह जी इनका, तो ये ध्यान रखें। अब जो सरदार होते हैं, बाकी सामंत और सरदार, वो चाहते हैं कि राज्याभिषेक किसका हो, महाराणा प्रताप को। वो सभी इनके पक्ष में रहते हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो, यानी कि प्रताप सिंह का राज्याभिषेक हो। ये उनके सरदार सभी इनके तरफ रहते हैं, क्योंकि ये बड़े भी रहते हैं और एक तरह से बुद्धिमान भी है और पराक्रमी भी रहते हैं, तो इनको ये सब घोषित करना चाहते हैं। लेकिन उदय सिंह जी का जो धीरभाई के प्रति एक स्नेह था और उसकी वजह से वो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि 1 मार्च को जब ये अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद में 1 मार्च 1572 ईस्वी को गोगुंदा में कृष्णदास चुंडावत जो है, इनकी उपस्थिति में, और भी वहाँ पे सरदार उपस्थित रहते हैं जो अंतिम संस्कार में आते हैं, वो सभी सरदार वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो कृष्णदास इनके तलवार, जो कमर पे तलवार बंधाई करते हैं, तो वो तलवार बंधाई करते हैं। तो ये आपको एक प्रश्न बन सकता है कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो ये 1 मार्च 1572 गोगुंदा में हुआ, ये ध्यान रखें। इसमें तलवार किसने बंधाई थी, तो कृष्णदास चुंडावत ने बंधाई थी। तलवार किसने बंधाई, कृष्णदास चुंडावत ने, ये ध्यान रखना है। फिर ये जैसी घटना घटती है, यहाँ पे इनकी तलवार बंधाई का हो जाता है और इनकी जो राज्याभिषेक हो जाता है, तो ये बात जब जगमाल को पता चलती है कि जो इनके बड़े भाई साहब हैं प्रताप सिंह जी, उनको सभी सरदार और सामंत सब इनको ही राजा बनाने पर आतुर हैं और इन्हीं को बनाएंगे, तो जगमाल यहाँ से नाराज़ हो जाते हैं और जगमाल कहाँ चले जाते हैं, तो अकबर की सेवा में ये आगरा चले गए। जगमाल यहाँ से हट जाते हैं, यानी कि इनके यहाँ से ये रुष्ट होके अकबर की तरफ मिल जाते हैं। और अकबर का ही एक जो अभियान दत्तानी का युद्ध होता है, जिसमें सिरोही का जो देवड़ा सुल्तान है, देवड़ा सुल्तान को पराजित करने के लिए एक अभियान चलाता है अकबर, तो उस अभियान में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं जगमाल। किस अभियान में, तो दत्तानी के युद्ध में देवड़ा सुल्तान को, जो देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, उस लड़ाई में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो हुई मेन चीज़ें, देख लीजिए। इनका प्रथम राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का, महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को, उसके बाद में जगमाल को बनाते हैं, लेकिन जगमाल नाराज होकर अकबर की तरफ चले जाते हैं और दत्तानी के युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जब विधिवत इनका राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का, यानी दूसरी बार इनका राज्याभिषेक वापस किया जाता है। कहाँ किया जाता है द्वितीय बार, तो द्वितीय बार राज्याभिषेक किया जाता है कुंभलगढ़ के अंदर। 1572 में ही कुंभलगढ़ में वापस राज्याभिषेक इनका होता है। तो ये 2 बार राज्याभिषेक आपको ध्यान रखने हैं। प्रथम बार कहाँ हुआ, गोगुंदा में। द्वितीय बार कहाँ हुआ, तो द्वितीय बार ये कुंभलगढ़, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहीं पर इनका राज्याभिषेक होता है। क्योंकि दोस्तों जो चित्तौड़ दुर्ग है, वो दुर्ग महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में ही 1568 जो तृतीय शाखा होता है, और उसके अंदर ही इनके हाथ से निकल जाता है, महाराणा उदय सिंह जी के हाथ से, और अकबर की वहाँ पे आधिपत्य हो जाता है चित्तौड़ दुर्ग में। तो ये सब कुंभलगढ़ दुर्ग की ही बात कर रहे हैं हम। चित्तौड़ दुर्ग यहाँ पे अभी किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं है। यहाँ चित्तौड़ दुर्ग से ये निकल चुके थे 1567 में जब अकबर ने घेरा था, और 1568 में जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बीच में ही सभी सेनापतियों और सरदारों ने इनको, राज परिवार को यहाँ से चित्तौड़ दुर्ग से रवाना कर दिया था। अब देखते हैं कि जो राजधानी है मेवाड़ की, वो कहाँ पे है, तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही वो कुंभलगढ़ रही। प्रारंभिक राजधानी कहाँ रही, तो प्रारंभिक राजधानी कुंभलगढ़, यही कुंभलगढ़ जो आपको दिखाई दे रहा है दुर्ग कुंभलगढ़, ये ध्यान रखना है। प्रारंभिक राजधानी
कुंभलगढ़, जो कि राणा कुंभा है उनके द्वारा निर्मित किए गए थे। राणा कुंभा के बारे में हम पढ़ेंगे तो आप देखना कितने दुर्ग उन्होंने निर्मित किए हैं। फिर द्वितीय राजधानी इनकी कहाँ रही, तो चावंड रही। द्वितीय राजधानी कहाँ पे रही, तो चावंड। ये देखिए 2 बार तो इनका राज्याभिषेक आपको याद करना है, प्रथम बार गोगुंदा, द्वितीय बार कुंभलगढ़। राजधानी की बात करें, प्रथम कुंभलगढ़, द्वितीय चावंड। अब इनके विवाह की बात करें तो विवाह अजबदे, ये अजबदे कौन है, तो रामरख पंवार जो है उनकी पुत्री अजबदे, रामरख पंवार है उनकी पुत्री अजबदे। इनकी पत्नी कौन है, महाराणा प्रताप की पत्नी, तो अजबदे, अजबदे। और इनका पुत्र कौन है, तो अजबदे और महाराणा प्रताप, क्योंकि और भी शादियाँ इनकी हुई थी और इनके ज़्यादा पुत्र थे, तो हम सिर्फ जो अगले महाराणा बन रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अजबदे और महाराणा प्रताप का जो पुत्र है वो है अमर सिंह, ये ध्यान रख लें आप। इनके पुत्र कौन है, तो अमर सिंह। अब बात करते हैं, जैसे ही महाराणा प्रताप चित्तौड़ दुर्ग पे या मेवाड़ की जो रियासत है इस पे इनका राज्याभिषेक हो जाता है, मेवाड़ रियासत पे। और ये बात अकबर को पता चलती है कि अब नए जो राजा है वो महाराणा प्रताप बन गए। तो अकबर चूँकि पहले ही उदय सिंह जी से मेवाड़ जो चित्तौड़ दुर्ग है वो छीन लिया था, तो अकबर चाहता है कि धीरे धीरे अब युद्ध नहीं किया जाए, क्योंकि पहले भी बहुत लंबा समय इनको डेरे डालने पड़े और बहुत समय व्यर्थ होता है। तो अब युद्ध से नहीं और प्रेम पूर्वक ही इनको एक किसी भी तरीके से मना करके और अधीनता स्वीकार करवा ली जाए। तो इसी कड़ी में एक शिष्टमंडल अकबर है वो महाराणा प्रताप के लिए भेजता है, जिसका आप यदि याद रखना चाहें तो JMBT करके प्रथम जो अक्षर है वो इस तरीके से JMBT इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कौन कौन है JMBT, तो प्रथम जो है वो जलाल खां कोची है, प्रथम जलाल खां कोची जे से। M से जो है वो मान सिंह है, मिर्जा राजा जो मान सिंह है वो। B से जो भगवान दास या भगवान दास, और T से टोडरमल, T से टोडरमल। तो दोस्तों ये 4 जने एक एक करके जो दूत या शिष्टमंडल है वो शिष्टमंडल अकबर द्वारा कहाँ भेजा जाता है, तो अकबर द्वारा यहाँ पे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा जाता है। तो ये थे 4 इनके जो शिष्टमंडल है वो। इन चारों शिष्टमंडल से जब महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं, और यहाँ तक कि जो मान सिंह है वो जब इनको समझाने के लिए आते हैं, तो ये भी घटना घटती है कि जो राजा मान सिंह है वो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर वो जो भोजन के लिए बात करते हैं, शाम को आते हैं और भोजन के लिए बैठते हैं। तो ये महाराणा प्रताप यहाँ इनके साथ भोजन नहीं करके और अमर सिंह को बिठा देते हैं। और जब मान सिंह द्वारा पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए, या आपके जो पिताजी वो क्यों नहीं खा रहे हैं हमारे साथ, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई बहाना बना देते हैं अमर सिंह। और इस तरीके से यहाँ महाराजा जो मिर्जा राजा मान सिंह है उनको चुभ जाती है बात कि मैं एक राजा होते हुए जयपुर का, और यहाँ मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और एक राजकुमार को मेरे साथ खाने के लिए बिठा दिया गया। तो इसी से वो रुष्ट हो जाते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं कि अब ठीक है, अब हम युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे। और वो इतने गुस्से में जाते हैं कि यहाँ से अकबर को कहते भी हैं, इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें आगे शिष्टमंडल की बजाय युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, और युद्ध में यदि आप मुझे युद्ध की आज्ञा दे तो मैं प्रताप को बंदी या प्रताप को बंदी बना के यहाँ भी ला सकता हूँ या हरा दूंगा। तो ये जो इनके शब्द रहते हैं जब यहाँ से वापस जाते हैं उस समय। उसके बाद में भगवंत दास भी आते हैं, तो भगवंत दास को भी महाराणा प्रताप जो है वो ये कह के रवाना कर देते हैं कि आप पहले जो युद्ध हुआ था उसमें इतना नुकसान हमारा जो मेवाड़ रियासत का किया, इतना कत्लेआम आपने मचाया, इतनी जौहर हुआ, यहाँ पे शाका हुआ, लोगों ने केसरिया किया, तो ऐसा संभव नहीं कि मैं अब शिष्टमंडल आपके बहकाव में आऊँ और अधीनता स्वीकार करूँ। तो भगवंत दास भी यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जो है टोडरमल को भेजा जाता है, तो टोडरमल भी असफल रहते हैं। इस तरीके से जो चारों दूत आते हैं, इनके चारों दूत असफल रहते हैं और कोई भी इनको अधीनता स्वीकार नहीं करवा सकता है। तो ये वापस चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में अकबर को लगता है ये चारों जाने के बाद में कि अब किसी भी स्थिति में युद्ध ही एकमात्र उपाय है, बिना युद्ध के जो प्रताप है वो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब एक अंतिम जो उपाय वो क्या है, तो अंतिम उपाय युद्ध है, केवल युद्ध ही
अंतिम उपाय है। तो अब अकबर रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं और इस बात की खबर महाराणा प्रताप को भी रहती है कि 4 दूत आ चुके हैं और चारों को वापस भेज दिया गया है, तो अब युद्ध ही अवश्यंभावी है। और इसी कड़ी में क्या करते हैं, तो देखिए दोनों की अपनी अपनी रणनीति होती है। अकबर कहाँ रणनीति बनाता है, तो अकबर जो है, अकबर का जो किला है या अजमेर में मैगजीन जो दुर्ग है, तो वहाँ पर, और महाराणा प्रताप कहाँ है, तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में। पहले तो ये दोनों की रणनीति कहाँ पे बनती है, तो एक की कुंभलगढ़ में और दूसरे की अकबर किला जो है मैगनीज दुर्ग उसमें बनती है अजमेर के अंदर। दूसरा, इनका जो उद्देश्य क्या है, अकबर का उद्देश्य क्या है, मान सिंह का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य रहता है कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या इनको अधीनता स्वीकार कराना किसी भी तरीके से, क्योंकि चित्तौड़ तो इनके पास पहले से ही था, लेकिन जो चित्तौड़ का राज परिवार है वो अधीन अभी तक नहीं हुआ था। तो ये इनका उद्देश्य रहता है साफ सुथरा कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाए। दूसरा, अब इधर महाराणा प्रताप का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले तो ये कि किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं आना, और दूसरा मुगल सेना जो है उनको मेवाड़ से दूर करना, यहाँ से खदेड़ के बाहर भेज देना है जितना संभव हो सके। तो ये दोनों के एक फिक्स पॉइंट तैयार हो जाते हैं, दोनों के जो पॉइंट ऑफ वॉर कह सकते हैं हम, पॉइंट ऑफ वॉर या युद्ध की जो पॉइंट है, बिंदु है कि किस बिंदु पे हमें युद्ध लड़ना है, हमें क्या चाहिए उस लिए, क्योंकि चित्तौड़ तो पहले से अकबर के पास है, तो इसमें चित्तौड़ नहीं चाहिए उसको, उनको चाहिए कि महाराणा प्रताप बंदी बना ले जाए, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। ये इनका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे। फिर देखिए अब तो कब होता है युद्ध, युद्ध होता है दोस्तों, ये जो तिथि है, 2 तिथियां आपके सामने आती है, एक है 18 जून और एक है 21 जून, 18 जून और 21 जून। अब कौन सी तिथि इसमें आप सही मानेंगे, तो 18 जून है, वो लगभग सभी इतिहासकार हैं उन्होंने 18 जून पे ही फोकस किया है कि 18 जून को ही सब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई थी और उसी दिन युद्ध हो गया था और उसी दिन ख़त्म हो गया था, एक ही दिन। दूसरा जो एक और इतिहासकार हमारे गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि युद्ध हुआ था 21 जून को, लेकिन सेनाएं आमने सामने हो गई थी 18 जून को, यानी कि 18 जून को सेनाएं तो आमने सामने हो गई थी, लेकिन जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कब हुआ था, तो 21 जून को। ये आप ध्यान रखें, यदि नॉर्मल परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि कब हुआ था बिना किसी इतिहासकार के नाम के, तो आप 18 जून कर सकते हैं। यदि आपको दे रखा है कि रेफरेंस की गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब हुआ था, तो 21 जून आप लिखें, 1576, 1576, तो ये आप ध्यान रखें। अब युद्ध कहाँ हुआ था, स्थान कौन सा है, तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे चित्र, ये घाटी है जिसको आपको कलर इसका दिख रहा होगा, ये हल्दी घाटी नाम दिया गया है और इसका कलर आपको स्वतः यहाँ दिख रहा होगा। जो हल्दी हमारे घरों में यूज़ करते हैं उसके कलर से, पीले कलर की मिट्टी है यहाँ पे और इसीलिए इसको हल्दी घाटी कहा गया। कौन सी घाटी कहा गया, हल्दी घाटी। तो ये आप ध्यान रखें। अब देखिए किस स्थान पे ये, तो जो खमनोर है राजसमंद के अंदर और बनास नदी के किनारे पर यह युद्ध होता है। बनास नदी के किनारे, ये भी प्रश्न बन सकता है किस नदी के किनारे, तो बनास कहाँ पे, तो खमनोर राजसमंद। यहाँ पे यदि आप जाएंगे तो ये जो रास्ता है ये हल्दी घाटी के बीच में, ये दोनों घाटियाँ हैं, काट रखा है पर्वत श्रृंखला को और रास्ता निकल रहा है। तो ये जो मिट्टी है ये पीले कलर की है, तो ये हल्दी घाटी और ये खमनोर राजसमंद बनास नदी के किनारे पे ये युद्ध होता है। उसके बाद देखें आगे, ये जो हल्दी घाटी है जहाँ युद्ध होता है, वास्तविक जहाँ युद्ध होता है उसको क्या बोला गया, तो जो वास्तविक युद्ध होता है वो दोस्तों बोला गया है रक्त तलाई, रक्त तलाई। वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो शिलालेख है इसके ऊपर कि रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त यानी कि खून की तलाई। क्यों कहते हैं, तो बनास के दूसरे किनारे की ओर है एक चौड़ा मैदान है, यहाँ शाही एवं प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप एवं मान सिंह घोड़े पर तथा हाथी पर, यानी महाराणा प्रताप तो घोड़े पर थे और मान सिंह हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। और युद्ध इतना भयानक था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया, संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया। अब आप सोच सकते हैं यदि पूरा मैदान लाशों से भरेगा तो वहाँ पर खून ही खून होगा चारों तरफ, और यदि खून ही खून होगा, मान लीजिए आप इतने सैनिक हैं और वो सब मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं वीरगति को, तो आपको सब तरफ क्या दिखेगा, लाल लाल कलर ही दिखेगा। तो उस तलाई को हम क्या कहेंगे, रक्त तलाई, रक्त तलाई।
तो ये ध्यान रखें, रक्त की अधिकता के कारण, लाशों के ढेर के कारण इसको क्या कहा गया, रक्त तलाई। एक जो तालाब होता है उसका छोटा रूप तलाई, और वो तलाई यदि रक्त से भर दी जाए तो रक्त तलाई कहलाएगी। अब इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, तो वो नाम भी आपको बिल्कुल अक्षर से याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से, एक तो मेवाड़ की थर्मोपली, किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपली। क्यों कहा इसको मेवाड़ की थर्मोपली, क्योंकि जो थर्मोपली स्थान है उसी तरीके से यहाँ पे एक भयंकर युद्ध हुआ था, और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि आपको पहले ही जैसे इसमें बताया कि रक्त की एक तलाई बन गई। तो इस भीषण युद्ध के कारण इसको थर्मोपली से संज्ञा दी गई कि ये थर्मोपली, ये मेवाड़ की थर्मोपली बन गई। दूसरा, इसको जो बदायूनी थे उन्होंने क्या कहा, बदायूनी ने तो गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने, ये प्रश्न बनता ही है दोस्तों कि किस इतिहासकार ने इसका नाम ये दिया, तो गोगुंदा का युद्ध किसने दिया, तो बदायूनी ने। किसने दिया, बदायूनी, ये ध्यान रखें आप। इन्होंने किताब लिखी थी मुंतखान उत त्वारिक। इस पुस्तक में भी इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन है, इस युद्ध का इन्होंने प्रत्यक्ष वर्णन किया था, और इन्होंने इसको गोगुंदा का युद्ध दिया था। फिर जो अब्बुल फजल है, उन्होंने इस युद्ध को क्या नाम दिया, तो खमनोर का युद्ध। अब्बुल फजल ने इसको, इस युद्ध को क्या नाम दिया था, तो खमनोर का युद्ध। ये ध्यान रखें आप, 3 युद्ध आपको याद रखने ही हैं अच्छे से। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने, और खमनोर का युद्ध जो है वो अब्बुल फजल ने दिया था। ये ध्यान रखें आप, तीनों युद्ध के नाम जो संज्ञा है वो किस किस इतिहासकार ने दी थी, इन्होंने दी। अब्बुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक कौन सी पुस्तक थी वो, आईने अकबरी। दोस्तों हर लाइन एक प्रश्न है आपके लिए। ये जो हम टॉपिक आज का वीडियो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि हर एक लाइन आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ छोड़ के हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये देखिए युद्ध की संज्ञा किसने दी थी, ये प्रश्न आपको कंपटीशन एग्जाम, आप कोई सा भी आप पेपर उठाएंगे पिछले एग्जाम्स में, तो उनमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे तीनों जो प्रश्न। रक्त तलाई का प्रश्न आपको मिल जाएगा, इसकी जो डेट है 18 या 21 जून, या तो जून आ जाएगा, 18 और 21 तारीखें नहीं आएगी, डायरेक्ट जून 1576, तो वो मिल सकता है। किसके मध्य में हुआ, ये तो है ही है। खैर, तो जो हर चीज़ है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित गंभीरता से इसको देखें आप। फिर बात करते हैं आगे कि जो मानसिंह की सेना है, वो सेना क्या डायरेक्ट यहाँ युद्ध में आ गई थी, तो नहीं दोस्तों, वो डायरेक्ट युद्ध में नहीं आई थी। पहले उन्होंने क्या किया कि जो इनके सैनिक थे, मुगल सैनिक पहाड़ों में लड़ने के अभ्यस्त नहीं थे। ये ध्यान रखिए आप, मुगल जो थे वो पहाड़ों में नहीं लड़ सकते, वो क्या करते, वो मैदानों में लड़ने के अभ्यस्त थे। तो इनको, मुगलों को पहले पहाड़ों की जो लड़ाई है उसका एक तरह से प्रैक्टिस करवानी ज़रूरी थी। तो प्रैक्टिस करवानी ज़रूरी थी तो क्या हुआ, उसके लिए इन्होंने, मान सिंह जी ने 21 दिन तक शिविर लगाकर और मांडलगढ़ दुर्ग में इनको प्रशिक्षण दिया। तो ये प्रश्न बन गया फिर एक, किस दुर्ग में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ के अंदर इनको 21 दिन तक ट्रेनिंग दी गई पहले सैनिकों को, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ बता के, क्या इनको प्रैक्टिकली बताते हम वो चीज़ दिखा के कि पहाड़ों में किस तरीके से युद्ध करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक डायरेक्ट मैदान में लड़ने वाला व्यक्ति डायरेक्ट पहाड़ में जाएगा तो वो तो स्वाभाविक सा हारने की तैयारी करके ही जा रहा है। तो यहाँ पे चूँकि मान सिंह जी तो पूरी तरीके से जयपुर के शासक भी थे, और इस जो स्थिति है उस स्थिति को भली प्रकार से समझते थे। तो इन्होंने पहले 21 दिन तक इनको ट्रेनिंग दी सैनिकों को। उसके बाद क्या हुआ, तो अंतिम जो शिविर इन्होंने, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, और अंतिम शिविर जो मोलेला है राजसमंद के अंदर, इस मोलेला के अंदर इन्होंने शिविर आयोजित किया। लास्ट में ये सेना को कहाँ लेके आ गए, तो मोलेला गाँव में। ये आपके लिए एक प्रश्न फिर तैयार कि कहाँ पे आए, अंतिम जो शिविर है मान सिंह जी का वो कहाँ लगा, अकबर की तरफ से जो मुगल सैनिकों का शिविर कहाँ लगाया गया, तो मोलेला में लगाया। उसके बाद में महाराणा प्रताप द्वारा कहाँ लगाया, क्योंकि कुंभलगढ़ से तो ये बाहर निकलना तय था, कुंभलगढ़ से तो ये बाहर आ गए। तो अब कहाँ पे, तो लोसिंग जो है राजसमंद में, वहाँ पर इन्होंने अपना शिविर लगाया। दोनों सेनाएं अभी आमने सामने नहीं आई थी इस स्थिति में। अब देखिए दोस्तों, अब एक समय आता है 18 जून 1576, वो तारीख है 18 जून 1576। वो चाहे किसी भी इतिहासकार के मान्यता अनुसार, तो दोनों ने 18 जून, यानी सभी इतिहासकार जो हैं वो भी 18 जून
और जो गोपीनाथ शर्मा है वो भी आमने सामने की तारीख 18 जून ही मान रहे थे। आमने सामने कब आई सेनाएं? 18 जून को। अब आमने सामने आती है सेनाएं, तो दोस्तों जो सेनाएं आमने सामने बिल्कुल आ गई है। अब इसमें किस तरीके से युद्ध लड़ेंगे ये? तो युद्ध का इन्होंने अपने अपने हिसाब से एक व्यू बनाया। तो व्यू क्या बनाया कि मुगल जो सेना है, मुगल सेना में सबसे आगे जो भाग में वो जो मान सिंह जी है वो है इस तरीके से आगे भाग में, और उस उनके पीछे जो है, इनके पीछे फिर सेना, उसके बाद में फिर कौन है? तो फिर सेना का सबसे जो पीछा हिस्सा है उसके अंदर आसफ खां, पहले हिस्से में इनके मान सिंह, जो आगे वाला हिस्सा है जिसको हरावल कहते हैं, मान सिंह जी। और जो लास्ट वाला हिस्सा है उसमें कौन है? तो लास्ट वाला जो हिस्सा है उसके अंदर उसको बोलते हैं चंद्रावल। पहला वाला हरावल, अंतिम जो हिस्सा है वो कहलाता है चंद्रावल। उसके अंदर कौन है? तो आसफ खां, आसफ खां। ये आप ध्यान रखें। अकबर की सेना का जो सेनापति है, सेनापति कौन है? मान सिंह। एक और जो है पीछे जो कमांडर है वो कौन है? आसफ खां। तो ये दोनों हैं, आगे वाला हिस्सा हरावल, पीछे वाला हिस्सा चंद्रावल। आगे वाला मान लीजिए कि ये इस तरीके से सेना है, तो यहाँ पे एक जो कमांडर सेनापति इस तरीके से, और एक जो सेनापति है वो ऐसा है यहाँ पे, और बीच में पूरी सेनाएं हैं इस तरीके। यहाँ पे जो हिस्सा है वो हरावल, और इसके जो पीछे का हिस्सा है वो है चंद्रावल। यहाँ पे मान सिंह जी और यहाँ पे आसफ खां। तो ये दोनों इस तरीके से नेतृत्व करते हैं। अब जो महाराणा प्रताप की तरफ है उस सेना का क्या है हाल? तो उस सेना को इस तरीके से इन्होंने कम दिया कि सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले तो है हकीम का सूरी जो है वो है सेनापति इनकी तरफ से, एकमात्र जो मुस्लिम योद्धा है ये सेनापति हकीम का सूरी। उसके बाद में फिर सेना है, फिर बीच में महाराणा प्रताप, बीच में जो है महाराणा प्रताप, ये जो नेतृत्व इनका ही है वैसे। तो ये यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये इस भाग को बोलते हैं ढोलाण, जो बीच वाला हिस्सा है उसको ढोलाण। और फिर लास्ट अंतिम भाग में कौन है? तो अंतिम भाग को बोलते हैं चंद्रावल, लास्ट हिस्सा। और उसमें जो वीर सैनिक है पुंजा जी, वो पुंजा जी हैं। तो इस तरीके से इनका व्यू था। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे हकीम का सूरी, फिर कौन है? महाराणा प्रताप, फिर कौन है? तो पुंजा जी जो भील सेनापति है। तो दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई बिल्कुल 18 जून को। और अब यहाँ पे घमासान मच जाता है युद्ध का। महाराणा प्रताप की तरफ से कुछ और जो योद्धा थे मेन, उन योद्धाओं का नाम भी आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कौन कौन थे। तो देखिए, राम सिंह तंवर, और इनके 3 पुत्र भी थे दोस्तों, इनके 3 पुत्र भी थे और इनका पौत्र भी था इसमें। फिर रामरख पंवार कौन थे? ये इनके ससुर जी, अजबदे के पिताजी, महाराणा प्रताप के ससुर जी। कृष्णदास कौन? तो कृष्णदास जी चुंडावत, जो इनकी तलवार बंधाई थी, कृष्णदास जी चुंडावत। झालाविदा, इनका आप सुनेंगे अभी जैसे वर्णन होगा तो उसके अंदर झालाविदा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है अखेरा सोनगरा, जो कि इनके नाना जी थे। तो दोस्तों ये जो विशेष जो योद्धा थे वो 5 आपको याद रखने ही हैं। राम सिंह तंवर, रामरख इनके ससुर जी, इनके जो सेनापति एक थे जिन्होंने इनकी तलवार बंधाई थी सामंत, एक झालाविदा, और अखेरा सोनगर इनके नाना जी हो गए, ससुर जी हो गए, इनको तलवार बंधाने वाले हो गए, और एक राम सिंह तंवर जो है वो है। अब दोस्तों युद्ध शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि युद्ध सुबह ही शुरू हो जाता है और 8-9 बजे के आसपास, और उसके बाद में बहुत भयानक स्थिति, इस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है कि जो मुगल सेना है, मुगल सेना का कहा जाता है कि मुगल सेना 3,20,000 के आसपास मुगल सेना होती है, और जो महाराणा प्रताप की सेना है वो सेना है 80,000 सैनिकों की, यानी कि एक व्यक्ति के 4-4 लड़ाके मुगल सैनिक हैं। आप ये देख लीजिए, यानी कि एक व्यक्ति इधर से है जो सैनिक है मेवाड़ी सेना में, और उधर 4 सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। इतनी विशाल सेना मुगल सेना सैनिकों की थी। उसके बाद में युद्ध शुरू होता है, और युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से भयंकर युद्ध लड़ा जाता है सैनिकों द्वारा, और बहुत मुगल सैनिकों को क्षति पहुंचाई जाती है। बहुत ही आक्रामकता से ये युद्ध लड़ते हैं, और कहा जाता है कि 3-4 घंटे के बाद में एक ऐसा समय आता है जब महाराणा प्रताप जो मान सिंह है, मान सिंह के पास चले जाते हैं। दोस्तों मान सिंह के पास चले जाते हैं। अपना जो घोड़ा है, इस घोड़े की ये एड़ लगा के, जैसा आपको चित्र में दिखा रखा कि इसको एड़ी लगा के ये डायरेक्ट उस घोड़े के पैर कहाँ रख देते हैं? हाथी के सूंड के ऊपर रख देते हैं। और जैसे ये भाला फेंकते हैं, भाला इनका रहता है, तो जो ओहदा है ये, इसको ओहदा बोलते हैं,
जो हाथी के ऊपर इस तरीके से बैठने का जो है, तो मान सिंह का जो ओधा है उस ओधा टूट जाता है और मान सिंह वहाँ से झुक जाते हैं और बच जाते हैं। मान सिंह बच जाते हैं। जहाँ पे इनके घोड़ा है उस घोड़े का नाम चेतक रहता है दोस्तों, और ये बहुत स्वामी भक्त घोड़ा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे अभी। चेतक, और इनका जो हाथी है वो मर्दाना हाथी, ये मर्दाना। तो ये जो घोड़ा है वो इस तरीके से ऊपर चढ़ जाता है कि यदि अगर इनका निशाना लग जाता मान सिंह जी के, तो ये मान लीजिए कि युद्ध की स्थिति बिल्कुल, परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत हो जाती। और जो मान सिंह जी के शब्द थे कि मैं महाराणा प्रताप को पकड़ के लाऊंगा, पकड़ के तो दूर की बात है, वीर गति को प्राप्त हो जाती, ये स्थिति बन जाती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाले का चुक जाता है और ओधा टूट जाता है। ओधा टूटने के बाद में ये जो घोड़ा है, घोड़ा नीचे उतरता है और नीचे उतरते समय इस हाथी के यहाँ पे जो कटारें लगी होती है इस तरीके से थोड़ा उस तरफ, तो उतरते समय इसके पैर में एक जो तलवार है हाथी के सूंड पे इन्होंने बांध रखी होती है, तो वो लग जाती है और उसका पैर एक जख्मी हो जाता है, कट जाता है। तो ये स्थिति जो है वो सैनिक सभी देख रहे होते हैं कि अब तो मतलब या तो मान सिंह जी नहीं रहे या फिर महाराणा प्रताप नहीं है, दोनों में से कोई भी एक इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो ही गया। ये स्थिति जो है वो वही स्थिति थी जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे ही नीचे उतरते हैं, जो मुगल सैनिक भी आ जाते हैं यहाँ पे, और जो मेवाड़ी सेना के सैनिक है वो भी आ जाते हैं। और महाराणा प्रताप को जो मेवाड़ी सैनिक है वो धीरे धीरे इनके इर्द गिर्द हो जाते हैं, और जो मुगल सैनिक है वो मान सिंह जी के इर्द गिर्द हो जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, बहुत मेवाड़ी सेना के चारों ओर और मुगल सैनिक एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बहुत सारे सैनिक यहाँ पे आ जाते हैं। और इस स्थिति को जो झाला विदा है वो समझ जाते हैं कि अब परिस्थिति थोड़ी विपरीत हो सकती है ज़्यादा। और इनके जो नाना जी अखेराज सोनगरा वो भी इस बात को भांप लेते हैं, इनके जो ससुर जी वो इस बात को भांप लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनका जो मुकुट है, जो राज मुकुट, वो मुकुट किसको दे देते हैं, तो झाला विदा को दे देते हैं। और जैसे ये मुकुट उनको दे देते हैं, जो अकबर की सेना है वो सेना एक तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि महाराणा प्रताप तो ये हैं। और ये कन्फ्यूज़न की जो स्थिति रहती है, उस स्थिति में महाराणा प्रताप जो झाला विदा है वो इस तरफ एक तरफ चले जाते हैं और महाराणा प्रताप को निकाल के ये एक तरफ भेज देते हैं, और यहाँ पे झाला विदा को जो सैनिक है बाकी मुगल सेना के, वो सैनिक घेर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी जो मैंने आपको पांचों वीर बताएं, जो अकिराज सोनगरा हैं, जो इनके ससुर जी हैं, जो कृष्णदास जी हैं और झाला विदा, वो ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और उसके बाद में महाराणा प्रताप यहाँ से इनको निकाल के इनको समझाया जाता है कि यदि आप रहे तो हम वापस युद्ध कर सकते हैं, और यदि आप ही पकड़ में आ गए तो ये निर्णायक युद्ध हो जाएगा, यानी कि हम फिर पूर्ण रूप में हार जाएंगे। और यदि आप यहाँ से निकल गए तो इनका जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा, और आप हमें वापस इस जो चित्तौड़ दुर्ग है उसको स्वतंत्र करा लेंगे, बाकी जो दुर्ग है उनको स्वतंत्र करा लेंगे। तो ऐसे इनको समझा बुझा के वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से महाराणा प्रताप निकल जाते हैं। उसके बाद में महाराणा प्रताप इनके जो चेतक घोड़ा है उस घोड़े को लेके जब जा रहे होते हैं, तो यहाँ पीछे पीछे अकबर के जो सैनिक है वो सैनिक भी इनके पीछे लग जाते हैं। और यही यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अकबर के सैनिक इनके पीछे लग जाते हैं, शक्ति सिंह जी भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि कुछ सैनिक जो है बड़े भाई साहब के पीछे जा रहे हैं और इनको कुछ क्षति पहुँचा सकते हैं। तो ये शक्ति सिंह जी जो थे दोस्तों, इनका वर्णन रह गया। तो ये किसी बात से उदय सिंह जी से नाराज़ हो जाते हैं और ये चित्तौड़ छोड़ के चले जाते हैं। उस समय बचपन में, बाल्यावस्था में ही ये इनके बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं। हालांकि महाराणा प्रताप और इनके बीच नहीं होते हैं, इनके उदय सिंह जी से ही कुछ ऐसा कहा सुनी हो जाती है और उसमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब इस समय इनको लगता है कि ये अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं और मैं इनके विरुद्ध लड़ रहा हूँ, और ये मुगल सैनिक जा रहे हैं और अभी भी यदि मैंने कुछ नहीं किया तो फिर बहुत अनर्थ हो सकता है, तो ये पीछे से उन सैनिकों को मार देते हैं। और जो घोड़ा है चेतक, वो नाला पार करता है। ये जो नाले पे छलांग लगाता है तो इसका पैर टूटा हुआ है, उसके बाद भी ये इस नाले को पार करने के बाद में गिर जाता है, और जहाँ गिरता है वहीं पर इसका देहांत हो जाता है। दोस्तों जैसे ये यहाँ पे जैसे आपको चित्र में दिख रहा है देहांत हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल महाराणा प्रताप वो भी भावुक हो जाते हैं। और जहाँ पे ये घोड़ा, जहाँ पे इसके प्राण निकलते हैं, वहीं पे इसका स्मारक भी है।
आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि इसका स्मारक है चेतक का, इस लांघते हुए शहीद हो जाता है तो ये चेतक का ही स्मारक है। इस घोड़े के लिए भी स्मारक बनाया हुआ है बलीचा के अंदर। तो ये आप ध्यान रखें, चेतक का स्मारक कहाँ है, तो बलीचा गांव में। अब आता है नेक्स्ट जो है पॉइंट कि यहाँ से ये निकल जाते हैं, यहाँ शक्ति सिंह इनको अपना घोड़ा दे देते हैं और यहाँ से ये कोलियारी गांव चले जाते हैं। यहाँ कोलियारी गांव में इलाज करवाते हैं और जब युद्ध की स्थिति इस तरीके से लगती है कि वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए इनके 4-5 योद्धा, तो जो अकबर की सेना है वो भी अब वापस मुड़ जाती है और गोगुंदा पर अधिकार कर लेती है। मुगल सेना जो है वो गोगुंदा पर अधिकार कर लेती है और मेवाड़ी सेना यहाँ से वापस कुंभलगढ़ आ जाती है और महाराणा प्रताप भी इलाज करवाकर कुंभलगढ़ में प्रस्थान कर जाते हैं। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग अभी जो मुगल सेना है उन सैनिकों के पास में नहीं गया है, तो ये वापस कुंभलगढ़ दुर्ग में आ जाते हैं। और गोगुंदा में रहते हुए मुगल सेना बार बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। कई बार आक्रमण किए जाते हैं लेकिन हर बार वो असफल हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों वापस इनको समय मिल जाता है महाराणा प्रताप को कि धीरे धीरे सैनिक वापस युद्ध लड़ना है उसके लिए। तो नेक्स्ट और हम जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर देखेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आप इनके जन्म के बारे में ध्यान रखेंगे। प्रश्न जो बनते हैं, एक तो जन्म का, जन्म स्थान का याद रखेंगे आप, जन्म स्थान कहाँ था उसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद में इनका जो राज तिलक हुआ, राज्याभिषेक बोलते हैं, राज तिलक कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो कहाँ कहाँ हुआ वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इनके जो माता पिता का, यानी पिताजी का नाम तो उदय सिंह है ही है, माता का नाम आप ध्यान रखेंगे इनके। और उसके बाद में क्या करेंगे आप, तो ये कब बने, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, पहला 1 मार्च को, उसके बाद में डबल हुआ था। उसके बाद में इनको समझाने के लिए एक शिष्टमंडल भेजता है अकबर, तो उसमें कौन कौन थे, JMBT, जलाल खां, मान सिंह और भगवान दास टोडरमल, ये 4, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये नहीं मानते हैं तो फिर युद्ध शुरू होता है। कौन सी तारीखें हैं तो वो याद रखेंगे आप, 18, 21 जून, सभी ने 18 ही बता रखी है, लेकिन एक गोपीनाथ शर्मा उन्होंने 21 बता रखी है, तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। गोपीनाथ शर्मा नाम आए तो 21, बाकी आप 18 करें, और हो सके इतने तो एग्ज़ाम के अंदर भी जून का महीना आ जाएगा, तो भी ध्यान रखिए आप। उसके बाद में इनकी तरफ से 5-5 जो कौन थे, इनकी तरफ कौन कौन योद्धा थे, उन योद्धाओं के नाम रखें। फिर जो युद्ध लड़े तो आगे वाले दस्ते को क्या बोलते हैं, हरावल, पीछे चंद्रावल, ये ध्यान रखें। इनकी तरफ से आगे कौन था सेनापति, एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था वो हकीम खां सूरी, एक जो भील सेनापति थे वो थे पुंजा, तो पुंजा जी को भी करें आप याद इनको। तो इस तरीके से इतनी सारी जो जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में ये वहाँ से निकल जाते हैं। इनका मुकुट कौन धारण करता है, फिर जब निकल जाते हैं तो चेतक किस नाले को पार करने के बाद कहाँ गिरता है, कहाँ समाधि बनी हुई है। एक चीज़ और थोड़ी सी रह गई, तो एक इनका हाथी था इनके, तो उस हाथी का नाम भी आप याद रखें। तो उस हाथी का नाम था राम प्रसाद, जिसको अकबर इस युद्ध में जीत लेता है, ले जाता है, और उसका नाम रख देता है पीर प्रसाद। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इस हाथी को अकबर कई दिनों तक खाना खिलाना कोशिश करता है उसको बदलने की, लेकिन हाथी तक भी इनका खाना नहीं खाता है। तो अकबर मान भी जाता है ये बात कि जो पशु हम लेके आए हैं, जो जानवर है, वो इतना स्वामी भक्त है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको, उस राणा को कैसे जीत सकते हैं महाराणा को। और इसी युद्ध के बाद मान सिंह से थोड़ा अकबर नाराज़ भी हो जाते हैं, उनको जो सभा में आने के लिए थोड़ा प्रतिबंधित कर देते हैं, ये भी है। एक इनका जो इलाज कराया जाता है वो कहाँ पे, तो कोलियारी। उसके बाद में ये कहाँ जाते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग चले जाते हैं। तो ये मेन जो टॉपिक्स हैं दोस्तों ये इसमें हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे कि उसके बाद में और सैनिक अभियान आते हैं, क्योंकि ये लगातार संघर्ष करते रहते हैं। इनके जो जीवन काल है 97 में एक्सपायर होते हैं, तब तक लगभग 57 साल की उम्र तक इनकी एज होती है, 57 साल, और 32 साल की उम्र में इनको राज सिंहासन मिलता है। तो 32 साल की उम्र में राज्याभिषेक होने के बाद ये लगभग 25 वर्षों तक संघर्ष करते हैं। ये देखिए आप, 25 वर्षों तक इनका संघर्ष मुगलों के विरुद्ध जारी रहता है। ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इनकी जो एक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी और द्वितीय राजधानी कहाँ कहाँ थी, वो इनकी पत्नी का नाम, इनके पुत्र का नाम। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दिन जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा,
और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।